मॉर्निंग स्टूडेंट्स, प्लांट फिजियोलॉजी आप पढ़ रहे हैं, सेलुलर रेस्पिरेशन। और देखिए एरोबिक रेस्पिरेशन का जो पाथ है वो हम डिस्कस कर रहे थे। आप जानते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन ए कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। एरोबिक रेस्पिरेशन जिसमें आप कह रहे हैं रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट का कंप्लीट ऑक्सीडेशन है, और इस कंप्लीट ऑक्सीडेशन में जो सबसे पहला प्रोसेस है ग्लाइकोलाइसिस, ये एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन में कॉमन है। ठीक है, तो एरोबिक रेस्पिरेशन शुरू कहाँ से होता है ये अगर आप देखें तो जस्ट आफ्टर ग्लाइकोलाइसिस आपने पढ़ा लिंक रिएक्शन। दिस इज द लिंक रिएक्शन और द गेटवे पाथवे। जो लिंक रिएक्शन और गेटवे पाथवे है इसमें ऑक्सीडेटिव डी कार्बोक्सिलेशन का प्रोसेस इसमें होता है। ये हमने पढ़ रखा है ऑक्सीडेटिव डी कार्बोक्सिलेशन, और ऑक्सीडेटिव डी कार्बोक्सिलेशन के प्रोसेस से जो ग्लाइकोलाइसिस का प्रोडक्ट पायरुवेट है वो कन्वर्ट हो जाता है एसिटाइल कोएंजाइम में। क्लियर? उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होने वाली अगली इंपॉर्टेंट रिएक्शन, और आप कह सकते हैं मेजर पाथवे ऑफ द रेस्पिरेशन, इज क्रेब्स साइकिल। ठीक है, क्रेब्स साइकिल का जो प्रोसेस है ये क्रेब्स साइकिल आप कह रहे हैं मेजर पाथवे है एरोबिक रेस्पिरेशन का। मैक्सिमम एनर्जी इससे आती है, और प्रीवियस लेक्चर्स में आप डिस्कस कर चुके हैं कितने एटीपी मॉलिक्यूल्स क्रेब्स साइकिल के थ्रू डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में जनरेट किए जा सकते हैं। अब इस क्रेब्स साइकिल में जो NADH एंड FADH इंटरमीडिएट बने हैं, देखिए ये जो NADH एंड FADH इंटरमीडिएट यहां से बने हैं, इनका एग्जैक्टली ऑक्सीडेशन होना है, और इनके ऑक्सीडेशन से आप ये कहते हैं एनर्जी हमें गेन करनी है। इनका ऑक्सीडेशन प्रोसेस होने से एनर्जी गेन की जा सकती है, और वो जो है वो आप एनर्जी गेन करते हैं ETS से। तो ETS अपने आप में क्या है? ETS इज द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ठीक है, मैं बहुत पहले भी आपको बता चुका हूं, दो तरीके हैं आपके पास, टू मेथड्स आर देयर टू प्रोड्यूस और जनरेट ATP। सो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम आप ये कह रहे हैं दो मेथड है आपके पास ATP जनरेट करने के। एक सबस्ट्रेट लेवल का फॉस्फोराइलेशन है जिसमें डायरेक्ट फॉर्मेशन होता है। देखिए अब तक सबस्ट्रेट लेवल का फॉस्फोराइलेशन जो है एक स्टेप आपने टू स्टेप्स आपने ग्लाइकोलाइसिस में डिस्कस किए हैं। 2 स्टेप्स इन ग्लाइकोलाइसिस ऑफ SLP, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, डायरेक्ट ATP फॉर्मेशन वहां होता है। और एक स्टेप आपने पढ़ा है इसमें क्रेब्स साइकिल में, जिसमें डायरेक्ट ATP या फिर GTP का फॉर्मेशन होता है। क्लियर? तो स्टूडेंट्स अब हम जो इनडायरेक्ट मेथड है जिसमें FADH और NADH जो एनर्जी इंटरमीडिएट बने हैं वो किस तरीके से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम को रेगुलेट करते हैं, या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के थ्रू किस तरीके से ATP जनरेट करते हैं, इसको डिस्कस करेंगे। सो टॉपिक हमारा है द ETS, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। बहुत टेक्निकल और कंसेप्चुअल टॉपिक है, तो आप कीनली ऑब्जर्व करें। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ठीक है, इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के देखिए 2 पार्ट हैं, बहुत क्लियरली मैं इसको कैटेगराइज कर सकता हूं। ETC, दिस इज द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ETC आप कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। क्लियर? और देखिए सेकंड पार्ट इसका जिसमें ATP का फॉर्मेशन होगा, दैट इज द ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, ये प्रोसेस ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के प्रोसेस में क्या होगा, तो आप डायरेक्टली यहां मेंशन कर सकते हैं ATP फॉर्मेशन विल बी देयर। ATP फॉर्मेशन हो जाएगा ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में। क्लियर? तो यहां देखिए ETC इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो था उसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो बना, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफर को इंडिकेट करता है। ड्यू टू द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वहां प्रोटॉन्स की पंपिंग होती है, और प्रोटॉन की पंपिंग जो है उससे प्रोटॉन ग्रेडियंट बनता है। उस प्रोटॉन ग्रेडियंट को यूज करके क्या बनाया जाता है,
एटीपी। तो ईटीएस में एटीपी का फॉर्मेशन कैसे हुआ, इसके लिए देखो मैं इसका कंसेप्ट मेंशन कर रहा हूं। एटीपी फॉर्मेशन by using प्रोटॉन ग्रेडियंट। जो प्रोटॉन ग्रेडियंट है उस प्रोटॉन ग्रेडियंट को यूज करते हुए, आप ये कह रहे हैं क्या होता है, एटीपी का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अब ये प्रोटॉन ग्रेडियंट कहाँ बनता है? प्रोटॉन ग्रेडियंट का सीधा सा मतलब है प्रोटॉन्स की हाई कंसंट्रेशन, हाई अमाउंट ऑफ प्रोटॉन। तो इस ईटीएस का साइट अगर हम देखें तो आप देखिए साइट ऑफ ईटीएस, अगर साइट की बात हम करते हैं तो स्टूडेंट्स आप ये कहेंगे इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन ये है। और ये जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है, ठीक है, इस इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पर प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेज लगे हैं। इस पर आप कह सकते हैं प्रेजेंट हैं कॉम्प्लेक्सेज। और ये जो कॉम्प्लेक्सेज हैं, इन कॉम्प्लेक्स से इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होता है, प्रोटॉन्स की पंपिंग होती है। कॉम्प्लेक्स फर्स्ट टू कॉम्प्लेक्स 5 तक हम डिस्कस कर सकते हैं और फाइनली आप कह सकते हैं एटीपी का फॉर्मेशन हो जाता है। तो स्टूडेंट्स ईटीएस पे हम आ रहे हैं, उससे पहले आपको सिर्फ मैंने एक बेसिक ब्रीफ किया है। एरोबिक रेस्पिरेशन का प्रोसेस है। द रेस्पिरेशन, एरोबिक टाइप ऑफ रेस्पिरेशन इज द कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। और उसमें जो कॉमन पाथ है उसमें आप पढ़ चुके हैं ग्लाइकोलाइसिस, जो एरोबिक और एनारोबिक में कॉमन है। उसके बाद ग्लाइकोलाइसिस का पायरुवेट अगर माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर कर जाता है, इफ द पायरुवेट दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस एंटर्स टू द माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया में अगर वो एंटर करता है तो आप ये कहेंगे वो कौन सी रिएक्शन को इनिशिएट करता है, लिंक रिएक्शन को। और फाइनली जो लिंक रिएक्शन है वो एरोबिक रेस्पिरेशन के प्रोसेस का फर्स्ट ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन होता है। ठीक है, फर्स्ट ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन ये होता है और इस ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन से एसिटाइल कोएंजाइम बनता है। इस एसिटाइल कोएंजाइम की एंट्री होती है क्रेब्स साइकिल में। क्रेब्स साइकिल से NADH और FADH एनर्जी इंटरमीडिएट बनते हैं। ये NADH और FADH ऑक्सीडाइज होकर, जो एनर्जी इंटरमीडिएट हैं ये ऑक्सीडाइज होकर क्या करते हैं, ATP का फॉर्मेशन करते हैं। तो ATP का फॉर्मेशन यहाँ जो हो रहा है वो ETS लेवल का फॉस्फोराइलेशन है। द फॉस्फोराइलेशन प्रोसेस इज द फॉर्मेशन ऑफ ATP। क्लियर, इट इज द ETS लेवल। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है उसके लेवल पर ATP का फॉर्मेशन होता है। होता कैसे है, आप ये कहेंगे बाय यूजिंग प्रोटॉन ग्रेडियंट। बाय यूजिंग प्रोटॉन ग्रेडियंट, प्रोटॉन ग्रेडियंट को यूज करते हुए ATP का फॉर्मेशन माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन पर होता है। तो देखिए ये साइट मैंने मेंशन किया, दिस ATP फॉर्मेशन विल टेक्स प्लेस एट द इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, तो देखो स्टूडेंट्स अब थोड़ा सा माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर की तरफ चलते हैं। उसके बाद उस पर किस तरीके से कॉम्प्लेक्सेस प्रेजेंट होंगे, इस पूरे प्रोसेस को हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, देखिए इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम आप इनिशिएट कर चुके हैं। आप बहुत माइन्यूट एस्पेक्ट को डिस्कस कर रहे हैं जिसमें आपको ये क्लियर होगा कि ATP का फॉर्मेशन किस तरीके से माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन पर होता है। ठीक है, तो ये देखिए ये सेलुलर रेस्पिरेशन की प्रोसेस के लिए, जो सेलुलर रेस्पिरेशन का प्रोसेस है उसके लिए आप ये कहते हैं ये है माइटोकॉन्ड्रिया, ये आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। क्लियर, एंड दिस वन इज द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। और इस इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पर कॉन्वोलेटेड आप कहेंगे इनर फोल्डिंग होती है या इनफोल्डिंग इस पे प्रेजेंट होती है। दिस इनफोल्डिंग इज कॉल्ड एज द क्रिस्टी। क्लियर, दिस इनफोल्डिंग इज कॉल्ड एज द क्रिस्टी। ये माइटोकॉन्ड्रिया आप जानते हैं सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेल है, जीनोमिक कंटेंट खुद का होल्ड करता है। इसके अलावा आप ये कह सकते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ एंजाइम्स इसमें प्रेजेंट हैं।
70s राइबोसोम की इसमें प्रेजेंस है। तो ये जो है ये हुआ माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स MM। दिस माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स इज ऑल्सो द साइट ऑफ क्रेब्स साइकिल। ठीक है, अब देखिए यहां इस इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया पर आपने कहा इस इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया पर क्या एग्जिस्ट करता है, ETS। इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया पर ETS की प्रेजेंस होती है और ETS में डिफरेंट टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्सेज हैं, जिसमें मैंने कहा भी कॉम्प्लेक्स फर्स्ट टू कॉम्प्लेक्स 5, यहाँ डिफरेंट टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्सेज प्रेजेंट होते हैं और ये जो कॉम्प्लेक्सेज यहाँ प्रेजेंट हैं ये कॉम्प्लेक्सेज के थ्रू ATP का फॉर्मेशन होता है। तो आइए आगे बात करते हैं। इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन एंड आउटर माइटोकॉन्ड्रियल के बीच एक स्पेस आप देख पा रहे हैं, ये जो स्पेस है दिस स्पेस विल कॉल एज द पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। और ये पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस यहाँ इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखिए जो प्रोटॉन ग्रेडियंट बनता है, अभी मैं कह रहा था आपको कि प्रोटॉन ग्रेडियंट का फॉर्मेशन होगा, ये प्रोटॉन ग्रेडियंट जो है इसी को यूज करते हुए बाय यूजिंग दिस प्रोटॉन ग्रेडियंट देयर द फॉर्मेशन ऑफ द ATP, द प्रोसेस बाय विच फॉर्मेशन ऑफ ATP विल टेक्स प्लेस। तो ये जो पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस है इसी में प्रोटॉन ग्रेडियंट बनता है। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा मैं इलैबोरेट कर लेता हूं। देखिए जैसे ये आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है, आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है, क्लियर। ये आप कह रहे हैं इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है, ये लीजिए इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन हम कह रहे हैं। ठीक है, उसका डायग्राम का एक पोर्शन मैंने यहाँ लिया है और ये इन बिटवीन PMS है, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। ये जो साइट है ये माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स का फेस है, मैट्रिक्स साइट। ठीक है, और इसके बाहर आप ये कह सकते हैं ये साइटोप्लाज्मिक फेस है या साइटोप्लाज्मिक साइट आप कह रहे हैं, क्लियर है। अब देखो होगा क्या यहाँ प्रोसेस में, क्या होता है यहाँ। पहले जो मैकेनिज्म या प्रोसेस है उसको मैं ब्रीफ कर रहा हूँ। इस माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में क्रेब साइकिल से NADH एंड FADH का फॉर्मेशन होता है, क्लियर। देयर द फॉर्मेशन ऑफ NADH एंड FADH, ये NADH और FADH एनर्जी इंटरमीडिएट है। NADH और FADH यहाँ जो बने ये ऑक्सीडाइज होते हैं, तो बेसिकली वहाँ 4 कॉम्प्लेक्सेज हैं ETC में। देखो कॉम्प्लेक्सेज में बोल रहा हूँ 4, ETC ये होल्ड करता है कॉम्प्लेक्स फर्स्ट टू कॉम्प्लेक्स 4। ये कौन से कॉम्प्लेक्सेज होते हैं अभी डिटेल में हम बात करेंगे। तो कॉम्प्लेक्स फर्स्ट टू कॉम्प्लेक्स 4 यहाँ एग्जैक्टली ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होता है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा और इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के प्रोसेस से ATP जनरेट होगा। कॉम्प्लेक्स फर्स्ट से कॉम्प्लेक्स 4 तक आपने कहा, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 4 जो कॉम्प्लेक्सेज लगे हैं इनके थ्रू NADH और FADH का ऑक्सीडेशन होते हुए इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होता है और इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होने के साथ साथ स्टूडेंट्स प्रोटॉन्स की क्या होती है, पंपिंग, क्लियर। इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होने के साथ साथ प्रोटॉन्स की पंपिंग होती है। माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स से प्रोटॉन्स पंप करते हैं या मूव करते हैं कहाँ, आप कहेंगे एग्जैक्टली पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में। अब कंटिन्यूसली ये ऑक्सीडाइज होते रहेंगे, इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होते रहेंगे, प्रोटॉन्स की पंपिंग होती रहेगी। तो यहाँ इस पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में जो माइटोकॉन्ड्रिया की इनर और आउटर मेम्ब्रेन के बीच का स्पेस है, इस पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में आप कह दीजिए प्रोटॉन्स एक्यूमुलेट हो जाएंगे और वहां बनेगा प्रोटॉन ग्रेडियंट। इसकी बात हम कर रहे थे, देखिए वहां बनेगा प्रोटॉन ग्रेडियंट और इस प्रोटॉन ग्रेडियंट को यूटिलाइज किया जाएगा। तो इसको यूटिलाइज करने का तरीका क्या है, इसको यूटिलाइज करने के लिए यहाँ जो कॉम्प्लेक्स नंबर 5 है, यहाँ मैं लिख देता हूँ, जो लास्ट कॉम्प्लेक्स नंबर 5 है वो ATPase होता है। ये प्रोटॉन्स वापस PMS से माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में ट्रांसफर किए जाएंगे और जब ये प्रोटॉन्स यहाँ से यहाँ ट्रांसफर किए जाएंगे तब एग्जैक्टली आप कहेंगे ATP का फॉर्मेशन होगा। तो देखिए मैकेनिज्म पे मैं आ रहा हूँ, अब बहुत परफेक्ट आपके पास बेसिस है इसका। सेल बायोलॉजी में जहाँ माइटोकॉन्ड्रिया हमने पढ़ा था वहाँ भी मैंने आपसे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन की बात करी है। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन इज द प्रोसेस ऑफ ATP फॉर्मेशन एट इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, क्लियर। माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन पर ATP का फॉर्मेशन होता है बाय द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन रिडक्शन
by the process of oxidation reduction there is the formation of ATP। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन किसका? आप ये कहेंगे ये जो कॉम्प्लेक्सेज लगे हैं, ये जो कॉम्प्लेक्सेज लगे हैं, ये कॉम्प्लेक्सेज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये जो कॉम्प्लेक्सेज लगे हैं, ये सब कॉम्प्लेक्सेज ऑक्सीडेशन रिडक्शन में जाएंगे। ऐसी रिएक्शंस होने से इलेक्ट्रॉन्स कंटिन्यू ट्रांसफर होंगे और प्रोटॉन्स की पंपिंग हो जाएगी। तो जो प्रोटॉन्स यहाँ पीएमएस में या पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में एक्यूमुलेट होंगे, उन प्रोटॉन्स को यूज करते हुए बाय यूजिंग दीज प्रोटॉन्स यहाँ क्या हो जाएगा? एटीपी का फॉर्मेशन हो जाएगा। क्लियर? तो देखो अब इसके बाद इसके मैकेनिज्म पे हम आ रहे हैं, तो कैसे कैसे क्या क्या चेंजेज होंगे इनको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। यहां से आपने कहा माइटोकॉन्ड्रियल इनर मेम्ब्रेन जो है वो ईटीएस का साइट है। ईटीएस ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के थ्रू एटीपी बनाने का प्रोसेस है। ईटीएस से एटीपी बनता कैसे है? तो आपने कहा बाय यूजिंग द प्रोटॉन ग्रेडियंट। प्रोटॉन ग्रेडियंट को यूज करके एटीपी बना लिया जाता है। ठीक है, तो देखो अब इनका डिस्क्रिप्शन मैं लिख रहा हूं, ये स्टूडेंट्स अब आपको नोट करना है। ईटीसी क्या है? आपने कहा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। कहां प्रेजेंट होती है? तो आप कहेंगे लोकेट एट इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। क्लियर है? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इट कंसिस्ट विद कॉम्प्लेक्सेज, और इसमें जो कॉम्प्लेक्स हैं वो देखिए कॉम्प्लेक्स फर्स्ट टू कॉम्प्लेक्स 4। इसमें कॉम्प्लेक्स फर्स्ट से कॉम्प्लेक्स 4 इन्वॉल्व किया गया है। होता क्या है यहाँ? तो आप कहेंगे ऑक्सीडेशन ऑफ NADH एंड FADH2, या FADH लिख सकते हैं आप, ऑक्सीडेशन ऑफ NADH एंड FADH। और ऐसा होने से क्या होगा? आप की एक्टिविटी नोट करें ईटीसी की, देयर द इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, देयर द इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कहां से कहां होंगे? कॉम्प्लेक्स फर्स्ट से कॉम्प्लेक्स 4 की तरफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे। अब इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांसफर है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर से आप ये कहेंगे प्रोटॉन पंपिंग। स्टूडेंट्स ये जो वर्ड मैं प्रोटॉन की पंपिंग लिख रहा हूं इस पे आप ध्यान दें। प्रोटॉन पंपिंग जो वर्ड लिखा है, पंपिंग यह स्पेसिफिकली इंडिकेट करता है कि माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स से प्रोटॉन्स कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट जाते हैं। ठीक है, यहां प्रोटॉन्स की पंपिंग हुई है। तो प्रोटॉन्स की पंपिंग कहां से कहां हुई? प्रोटॉन्स की पंपिंग कहां से कहां हुई? आप कहेंगे प्रोटॉन्स की पंपिंग हुई माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स से पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में। ये डायरेक्शन हुआ। proton pumping from mitochondrial matrix to mitochondrial matrix to PMS, perimitochondrial space, from mitochondrial matrix to perimitochondrial space PMS। ठीक है, अब ये प्रोटॉन्स की पंपिंग यहाँ हो गई, तो प्रोटॉन वहाँ जो एक्यूमुलेट हुए उन प्रोटॉन्स को यूज करके एटीपी बनाया गया। तो देखो इधर आ जाते हैं हम, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, एटीपी फॉर्मेशन मैं लिख रहा हूं बाय यूजिंग प्रोटॉन ग्रेडियंट। एटीपी फॉर्मेशन बाय यूजिंग द प्रोटॉन ग्रेडियंट। क्लियर? अब ये प्रोटॉन ग्रेडियंट यूज करके एटीपी का फॉर्मेशन कर लिया गया। तो यहां से देखिए, सबसे पहली बात, प्रोटॉन ग्रेडियंट कहां एक्यूमुलेट, कहां बना था? प्रोटॉन ग्रेडियंट आप कहेंगे पीएमएस में बना। और अब प्रोटॉन्स, या फिर आप कह सकते हैं जो H+ है, इस H+ का ट्रांसफर होगा, ट्रांसफर फ्रॉम H+ ट्रांसफर फ्रॉम PMS पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस टू माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स बैक ट्रांसफर है। ये फिर से ट्रांसफर माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में हो जाएंगे, जैसा अभी मैंने पहले बताया था। तो देखो एक डायरेक्शन ये है, यहां से आप ये कह रहे हैं ये प्रोटॉन्स जो हैं वो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स से पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में ट्रांसफर होते हैं और पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में प्रोटॉन ग्रेडियंट बन जाता है। अब पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में जो प्रोटॉन्स हैं उनको फिर से माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में ट्रांसफर किया जाता है
और जब ऐसा हो रहा होता है तो एटीपी का फॉर्मेशन होता है। ध्यान रखें आप, ये जो प्रोटॉन का ट्रांसफर है वापस वहां, इसको करने के लिए कॉम्प्लेक्स 5, जिसको कॉम्प्लेक्स 5 हम काउंट करते हैं, कॉम्प्लेक्स 5 ये एटीपीएज कॉम्प्लेक्स है, एटीपीएज कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स 5 है और ये कॉम्प्लेक्स 5 एटीपीएज कॉम्प्लेक्स है। इस एटीपीएज कॉम्प्लेक्स से जो पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में प्रोटॉन्स पड़े थे वो प्रोटॉन्स माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में ट्रांसफर हो गए। ठीक है, अब यहां देखो, जो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में ट्रांसफर हुए प्रोटॉन्स, जब वो ट्रांसफर हो रहे थे तब आपने कहा कॉम्प्लेक्स 5 के थ्रू होते हुए आए जो एटीपीएज कॉम्प्लेक्स है, और इसके थ्रू जब आए तो वहां क्या बन गया, एटीपी। तो एक बार आप देख लें, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम की जो है वो बच्चों मैंने फ्लो चार्ट बना रखा है, और इसमें जो फ्लो चार्ट है इसमें बहुत क्लियर आपको ये बताया गया है, देयर इज द 2 पार्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। जो ETS है, इस ETS के बहुत क्लियरली 2 पार्ट हैं आपके पास। एक है जिसमें ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन का प्रोसेस होता है, ये ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन का प्रोसेस एटीपीएज कॉम्प्लेक्स के थ्रू होता है। जो एटीपीएज कॉम्प्लेक्स है वो FOF1 कॉम्प्लेक्स भी आप कह सकते हैं, ये FOF1 पार्टिकल्स को होल्ड करता है, और FOF1 पार्टिकल्स के थ्रू PMS में एक्यूमुलेटेड प्रोटॉन्स माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में ट्रांसफर हो जाते हैं, और उससे क्या बनता है, ओवरऑल एटीपी का फॉर्मेशन हो जाता है। तो देखो, अब इसके डिटेल्ड व्यू पे हम जाते हैं। पहले कॉम्प्लेक्सेज की बात करेंगे, कौन से कॉम्प्लेक्सेज प्रेजेंट होते हैं और उनके कंपोनेंट्स क्या होते हैं, तो आप इसको नोट कर लें। दूसरी तरफ मैं कॉम्प्लेक्सेज लिख रहा हूं। अब माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन जो है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, उस पर ETS प्रेजेंट है, तो आप अगला टाइटल लिख सकते हैं, ETS कॉम्प्लेक्सेज एंड देयर कंपोनेंट्स। ETS complex and their components. ETS complexes and their components. Clear? देखो, कॉम्प्लेक्स 1 to 4 तो आपको पता है ETC का पार्ट है, तो कॉम्प्लेक्स 1 NADH dehydrogenase, NADH dehydrogenase. Second, succinate dehydrogenase. तो आपको देखने को मिल रहा है कि एंजाइम कॉम्प्लेक्सेज हैं, बेसिकली ये प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेज हैं। ठीक है, थर्ड आप कह सकते हैं साइटोक्रोम, इन शॉर्ट लिखा CYT मैंने, साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स, साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स नंबर 3। कॉम्प्लेक्स 4 ये आप कहेंगे साइटोक्रोम ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स, साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स और साइटोक्रोम ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स हो गया। कॉम्प्लेक्स 1, 2, 3, 4। अब इसके बाद देखिए, इनके कंपोनेंट्स की बात हम करते हैं। कॉम्प्लेक्स 5 आप जानते हैं एटीपीएच कॉम्प्लेक्स है, जिसको हम अलग से लिखेंगे कॉम्प्लेक्स 5, जिसको एटीपीएच आपने कहा है, उसकी अलग से हम बात करेंगे। तो कॉम्प्लेक्स 1 टू कॉम्प्लेक्स 4 ईटीसी का पार्ट है। इनको आप एक बार देखें। जो NADH डिहाइड्रोजिनेज है ये कॉम्प्लेक्स 1 है, FMN फ्लेवेनॉइड्स हैं एंड FES फेरस सल्फर प्रोटीन्स आप कहेंगे इसके कंपोनेंट्स। क्लियर?
दूसरा सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स है, इसको एसडी कॉम्प्लेक्स भी आप कहते हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट बात एक ये है, देखो आपने क्रेब्स साइकिल में मार्कर एंजाइम डिस्कस किया था और क्रेब्स साइकिल में आपने कहा था मार्कर एंजाइम होता है सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज। ये सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज ईटीएस में कॉम्प्लेक्स नंबर सेकंड की तरह एक्ट करता है, कॉम्प्लेक्स सेकंड हमने लिखा है। और यही सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज क्रेब्स साइकिल में आप ये कहते हैं प्रोसेस में पार्टिसिपेट करता है, मतलब ऑक्सीडेशन के प्रोसेस में पार्टिसिपेट करता है। तो सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज जो इंटरेस्टिंग पॉइंट है वो ये है, यहाँ ETS में तो ये FADH2 का ऑक्सीडेशन करता है, मतलब FADH2 बनवा देता है। और क्रेब्स साइकिल में अगर आप देखें तो क्रेब्स साइकिल में यही एंजाइम कौन सी प्रोसेस करवाता है, रिडक्शन। ठीक है, मतलब बहुत सीधा सा है। सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज को अगर आप देखें तो सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम जो कॉम्प्लेक्स नंबर सेकंड है, ये एक तरीके से क्रेब्स साइकिल और ETS के बीच का कनेक्शन या लिंक भी है। ETS के बीच का लिंक और कनेक्टिविटी ये है, तो ये क्या करता है, देखिए ये सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज ETS में FADH को ऑक्सीडाइज करवाता है। ETS में FADH जो बना हुआ है उसको ऑक्सीडाइज करवा के इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करवा देता है। और क्रेब्स साइकिल में आप ये कहेंगे ये FADH के फॉर्मेशन को कंप्लीट करवाता है, मीन्स क्रेब्स साइकिल में ये रिडक्शन कर रहा है और ETS में ये ऑक्सीडेशन कर रहा है। ठीक है, दिस इज ऑल्सो नोन एज द मार्कर एंजाइम ऑफ द क्रेब्स साइकिल बिकॉज ऑल एंजाइम्स ऑफ क्रेब्स साइकिल्स आर प्रेजेंट, all enzymes of the Krebs cycle are present in the mitochondrial matrix except this succinate dehydrogenase। क्योंकि आपको क्लियर है ये सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज कहाँ लोकेट करेगा, द इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन पर ये लोकेट करेगा सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो देखो आगे हम डिस्कस कर रहे हैं इसके कंपोनेंट्स क्या क्या होंगे सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज के। तो इसके कंपोनेंट्स अगर हम लिखें तो यहाँ भी आपको देखने को मिलेगा, देखो SD सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज जो कॉम्प्लेक्स है इसमें FD या FAD ठीक है, और इसके अलावा आप कह सकते हैं जो फेरस सल्फर प्रोटीन्स हैं, ये फेरस सल्फर प्रोटीन्स यहाँ भी क्या हो सकते हैं, कंपोनेंट। तो ये कॉम्प्लेक्स सेकंड है, कॉम्प्लेक्स फर्स्ट NADH डिहाइड्रोजनेज, ये इसके कंपोनेंट्स हैं दोनों। कॉम्प्लेक्स सेकंड सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज और FAD और FES इसके कंपोनेंट्स हैं। फिर साइटोक्रोम BC1, इसमें आप कहेंगे साइटोक्रोम प्रोटीन्स, ठीक है, जिसमें यहां से आप कह सकते हैं A3, ठीक है। साइटोक्रोम प्रोटीन्स जो हैं वो साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स के पार्ट होंगे और ये साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स जो है वो A3 को रिप्रेजेंट करता है। हाँ जी, तो कॉम्प्लेक्स थर्ड आपके पास साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स, इसको देखिए एनसीईआरटी में कोएंजाइम Q कॉम्प्लेक्स भी आपको लिखा हुआ मिल सकता है, CO जो मैंने लिखा है कोएंजाइम Q कॉम्प्लेक्स, और इसमें आप कह सकते हैं साइटोक्रोम B एंड C जो हैं वो प्रोटीन कंपोनेंट्स होते हैं, साइटोक्रोम प्रोटीन्स, जिसका नोमेनक्लेचर आपको इस कॉम्प्लेक्स में ही दे रखा है BC1, साइटोक्रोम BC1 प्रोटीन्स कोएंजाइम Q कॉम्प्लेक्स इसको कहा जा सकता है। इसके बाद देखिए साइटोक्रोम ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स है, तो साइटोक्रोम ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स जो होगा इसमें साइटोक्रोम A3 ये भी प्रोटीन कंपोनेंट ही है, और उसके साथ साथ आप ध्यान रखें ये कॉपर सेंटर, कॉपर कंटेनिंग होता है, ये इसका स्पेसिफिकेशन है, ठीक है ना, इसमें कॉपर सेंटर्स प्रेजेंट होते हैं। ये सबसे लास्ट वाला कॉम्प्लेक्स है ETC का, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में तो आपने पढ़ रखा है कॉम्प्लेक्स फर्स्ट टू कॉम्प्लेक्स 4 कॉम्प्लेक्सेज आर देयर। तो ये जो 4 कॉम्प्लेक्सेज यहाँ प्रेजेंट है इसमें 4 कॉम्प्लेक्स पर एग्जैक्टली फाइनली इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया जाएगा, जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होके आएगा फर्स्ट से 4 तक, तो 4th में फाइनली इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया जाएगा इस साइटोक्रोम ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स पर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के फॉर्म में। जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है
इस इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के फॉर्म में साइटोक्रोम ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स पर आप कहेंगे मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन की प्रेजेंस होती है। दिस मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन विल एक्ट एज द फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। दिस मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन विल एक्ट एज द फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। ये फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की तरह एक्ट करेगी, और फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की तरह एक्ट करने का मतलब एग्जैक्टली आप ये कहेंगे ये इस प्रोसेस को रेगुलेट कर देगी। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स फर्स्ट से कॉम्प्लेक्स 4 को ट्रांसफर होंगे उनको ये फाइनली रिसीव कर लेगी। तो देखो आप कह रहे हैं ईटीएस कॉम्प्लेक्स और उसके कंपोनेंट्स, तो ईटीएस में हमें कॉम्प्लेक्स 5 भी डिस्कस करना है, लेकिन पहले मैं ईटीसी के 4 कॉम्प्लेक्सेज जो हैं उनकी डिटेल आपके सामने लिखी है मैंने। इसमें देखिए कॉम्प्लेक्स फर्स्ट NADH डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स, FMN और FES आप कहते हैं फ्लेविनॉइड्स, एंड FES एग्जैक्टली फेरस सल्फर प्रोटीन्स जो हैं वो इसके कंपोनेंट्स होंगे। फिर आप कह रहे हैं सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स, SD कॉम्प्लेक्स इसको हम कहते हैं। ये सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम जो है वो स्पेसिफिक है। क्रैब साइकिल में ये क्या करवा रहा है, आपने पढ़ा रिडक्शन, FADH2 का फॉर्मेशन करवा रहा है, और ETS में ये उसी FADH2 का क्या करवा रहा है, ऑक्सीडेशन। ठीक है, उसके बाद आप कहते हैं साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स, साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स, द कॉम्प्लेक्स नंबर 3, इसमें आप कह रहे हैं इसको कोएंजाइम Q कॉम्प्लेक्स भी कहा जाता है। ठीक है, और कोएंजाइम Q कॉम्प्लेक्स इसको आप कह रहे हैं साइटोक्रोम प्रोटीन से मिलकर ये बना होता है, साइटोक्रोम प्रोटीन, साइटोक्रोम B एंड C1। उसके बाद 4th कॉम्प्लेक्स आपके पास है साइटोक्रोम ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स, और ये साइटोक्रोम ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स में आपके पास है साइटोक्रोम A, साइटोक्रोम A3, और ये कॉपर कंटेनिंग होता है, कॉपर सेंटर यहाँ प्रेजेंट होता है। और फाइनली आपने इसके लिए लिखा कि जो साइटोक्रोम ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स है, ये साइटोक्रोम ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन को होल्ड करता है, जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, फाइनली इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, और इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर का सिस्टम यही कॉम्प्लेक्स फॉर्म में स्टॉप हो जाता है। ठीक है, अब ड्यूरिंग द इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर वहां प्रोटॉन्स की पंपिंग हुई है, वो जो प्रोटॉन्स की पंपिंग है वो आप कह रहे हैं माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स से ETS में हुई है, और माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स से ETS में जो प्रोटॉन्स की पंपिंग होती है उस PMS में आप कह रहे हैं प्रोटॉन ग्रेडियंट बनता है, और उस प्रोटॉन ग्रेडियंट को यूज करते हुए ऑक्सीडेटिव फोस्फोराइलेशन करवाया जाता है। तो देखो इधर मैं लिख रहा हूं कॉम्प्लेक्स नंबर 5, दिस कॉम्प्लेक्स नंबर 5 इज द ATPase कॉम्प्लेक्स, इसको आप कहेंगे ये क्या है, ATPase कॉम्प्लेक्स है। और जो ATPase कॉम्प्लेक्स है, इस ATPase कॉम्प्लेक्स का कंपोनेंट होता है FOF1 पार्टिकल, FOF1 पार्टिकल। ठीक है, तो स्टूडेंट्स FOF1 पार्टिकल इसका फाइनल कंपोनेंट होगा कॉम्प्लेक्स नंबर 5 का, इससे ATP का फॉर्मेशन हो जाता है। तो अब देखिए मैं आ रहा हूं मैकेनिज्म पे, मैकेनिज्म ऑफ ETS। हम डिस्कस कर रहे हैं मैकेनिज्म ऑफ ETS, जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, जिसकी ब्रीफिंग पहले आपने कर ली है। ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम एक्ट कैसे करता है, इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम का जो मैकेनिज्म है वो क्या है, किस तरीके से ये प्रोसेस कंप्लीट होती है, तो इसको हम डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं। आप ये जानते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया पर लोकेट करता है। ठीक है, तो जैसे ये मैंने इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन यहाँ ड्रॉ कर ली है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। ठीक है, इसके ठीक बाहर की तरफ आप जानते हैं पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस होगा, PMS, ऑब्वियस है। बाहर की तरफ इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन होती है, और इन बिटवीन जो स्पेस होता है उसको आप कहते हैं PMS या पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। अब ये स्टूडेंट्स पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस जो है, इसमें हमें प्रोटॉन ग्रेडियंट बनाना है, और वो जो प्रोटॉन ग्रेडियंट बनता है उसको यूज करके आपको ATP का फॉर्मेशन कर लेना है। ठीक है, तो प्रोसेस को देखो, कीनली ऑब्जर्व करें आप। PMS इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, और इधर आप कह सकते हैं माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। ठीक है, अब इस इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पर कॉम्प्लेक्सेज की प्रेजेंस, तो माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन हो चाहे सेल का बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन हो, आप ये जानते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ सेल ऑर्गेनल्स का मेम्ब्रेन हो, कंपोजिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सब जो हैं वो फॉस्फोलिपिड लेयर होती हैं। ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन यहाँ मैंने ड्रॉ कर दिया है, ये देखिए।
अब इस पर कॉम्प्लेक्सेज की प्रेजेंस की बात हम कर लेते हैं। हमने ये सबसे पहले डिस्कस किया कि यहाँ कॉम्प्लेक्स फर्स्ट टू कॉम्प्लेक्स 4, कॉम्प्लेक्स 1 से 4 जो प्रेजेंट होंगे वो ETC को बनाएंगे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को बनाएंगे। तो देखिए ये एक कॉम्प्लेक्स है जिसको मैं कह सकता हूं दिस इज द NADH डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स, NADH डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स, क्लियर। और NADH डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स जो है इसके कंपोनेंट्स मैं कह सकता हूं, जैसा हमने पहले बात की थी, FMN देन FES, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट। उसके बाद स्टूडेंट्स में आ रहा हूं कॉम्प्लेक्स नंबर थर्ड। देखिए ये कॉम्प्लेक्स नंबर थर्ड है, इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स फर्स्ट से कॉम्प्लेक्स थर्ड को होता है, ये आपको क्लियर होना चाहिए। ये कॉम्प्लेक्स थर्ड है, ये कॉम्प्लेक्स आप कह सकते हैं फर्स्ट है। इसके ठीक बाद यहां कॉम्प्लेक्स नंबर सेकंड आप कहेंगे लोकेट करेगा, ये कॉम्प्लेक्स सेकंड, देन दिस वन विल बी द कॉम्प्लेक्स नंबर 4, ये कॉम्प्लेक्स 4 है और इस कॉम्प्लेक्स 4 को आप कह सकते हैं साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स नंबर सेकंड आप जानते हैं सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स, SD कॉम्प्लेक्स मैंने लिखा है इसको। कॉम्प्लेक्स नंबर थर्ड आप जानते हैं, ऐसा थर्ड आप लिख सकते हैं साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स, साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स, साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स। स्पेस थोड़ा कम रहेगा इसलिए ये हटा देता हूं मैं। और फाइनली देखिए इसमें थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं हम, कॉम्प्लेक्स नंबर 5 भी मेंशन कर देता हूं साथ ही, जिससे ATP फॉर्मेशन को हम क्लियरली पढ़ सकें। ये देखिए ये है कॉम्प्लेक्स नंबर 5 और इसको आप कहते हैं ATPase कॉम्प्लेक्स, इसको आप कहते हैं ATPase कॉम्प्लेक्स, क्लियर। F1 पार्टिकल के साथ ही एग्जिस्ट करता है। साइटोक्रोम ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स इज द कॉम्प्लेक्स नंबर 4, दिस इज द कॉम्प्लेक्स नंबर 4, ठीक है। ये है NADH डिहाइड्रोजनेज, ऊपर की तरफ लिख देता हूं मैं NADH डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स। ये साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स आपने लिख ही दिया है और ये SD आपने लिख रखा है सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज। अब देखिए इसके कंपोनेंट भी लिखते हैं, साइटोक्रोम B FES एंड साइटोक्रोम C1, ठीक है। ये स्टूडेंट्स इसके कंपोनेंट हुए। कॉम्प्लेक्स थर्ड, कॉम्प्लेक्स सेकंड के कंपोनेंट्स भी अगर आप लिखें FAD, और इसमें भी आप कह सकते हैं आपके पास FES जो है वो फेरस सल्फर प्रोटीन्स की प्रेजेंस हो सकती है। उसके बाद ये है साइटोक्रोम A, साइटोक्रोम A3 कॉपर सेंटर,
और यहाँ इसके साथ प्रेजेंट होता है मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन, हम लिख रहे हैं 1/2 O2, ये कॉम्प्लेक्स 4 है। तो अब देखो कॉम्प्लेक्स फर्स्ट NADH डिहाइड्रोजनेज, कॉम्प्लेक्स सेकंड सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज, कॉम्प्लेक्स थर्ड साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स and complex 4 cytochrome oxidase complex, then finally complex 5 this is the ATPase complex। क्लियर? तो इन कॉम्प्लेक्सेज से होते हुए कैसे इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होगा, इन कॉम्प्लेक्सेज से होते हुए किस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफर से प्रोटॉन्स की पंपिंग होगी, इस बात को अब हम यहां डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले जो NADH डिहाइड्रोजनेज है उसके साथ NADH ऑक्सीडाइज होना शुरू होता है, 2 NADH। क्लियर? और NADH ऑक्सीडाइज होना शुरू होगा, एक साथ ही हम लिख देते हैं 2 मॉलिक्यूल्स, आप 2 नहीं तो सिंगल रख सकते हैं। NCERT के अकॉर्डिंग चलें तो एक एक का डिस्क्रिप्शन ही पढ़ लेते हैं। देखिए NAD+ और NADH जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा NAD+, ये ऑक्सीडाइज हुआ। अब जब ऐसा होगा तो ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होंगे FMN, देन आप कह सकते हैं FES, और FES के बाद एक यूबीक्विनॉन यहाँ है। ये यूबीक्विनॉन, देखिए U क्यों मैंने लिखा है, मैं इस तरफ लिख देता हूँ। इसमें यूबीक्विनॉन आपको लिखा हुआ मिल सकता है या आपको एंजाइम Q आपको लिखा हुआ मिल सकता है। दिस इज द मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर, दिस वन विल बी द मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर। ठीक है, ये मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर होगा। उसके बाद अगली एक्टिविटी पे मैं आ रहा हूं। यहां से आप ये कह रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स फेरस सल्फर प्रोटीन से यूबीक्विनॉन को ट्रांसफर हो गए। दिस यूबीक्विनॉल विल कन्वर्ट्स इनटू द UqH2। तो देखो आपको समझ आ रहा होगा, ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो गया। ऑक्सीडेशन प्रोसेस के बाद आप ये कह देंगे यहां हुआ रिडक्शन। यहां से फाइनली साइटोक्रोम बी से FES से साइटोक्रोम C1। ठीक है, और ये जो साइटोक्रोम C1 है, अब इससे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कॉम्प्लेक्स 4 को मूव करेंगे। थर्ड से सेकंड में नहीं जाएंगे, फर्स्ट से सेकंड में नहीं जाएंगे, फर्स्ट से थर्ड में जाते हैं, सेकंड से भी थर्ड में जाते हैं, और थर्ड से आप कह सकते हैं ये कॉम्प्लेक्स नंबर 4 जो है 4th कॉम्प्लेक्स में चले जाते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ साइटोक्रोम C जो है, साइटोक्रोम C PMS की तरफ साइटोक्रोम C की प्रेजेंस होती है। यहाँ बना देता हूँ साइटोक्रोम C, a small peripheral mobile electron carrier. This cytochrome C will provide the electrons to cytochrome A, then transfer होगा cytochrome E3, copper center और finally molecular oxygen। तो कॉम्प्लेक्स फर्स्ट के साथ जो NADH ऑक्सीडाइज हुआ, उसके ऑक्सीडाइज होने से जो इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर है उसको मैं लिख रहा हूं। देखिए कॉम्प्लेक्स फर्स्ट के साथ NADH ऑक्सीडाइज हुआ, इलेक्ट्रॉन सबसे पहले FMN FES जो फर्स्ट के कंपोनेंट हैं, यहां से यूबीक्विनॉन को गए। यूबीक्विनॉन जो है, ये यूबीक्विनॉन ऑक्सीडेशन रिडक्शन शो कर रहा है। दिस यूबीक्विनॉन इज द मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर। मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर मींस कंपोनेंट फर्स्ट का भी नहीं होता और कंपोनेंट थर्ड का भी नहीं होता, इन बिटवीन। कंपोनेंट फर्स्ट का भी नहीं है, थर्ड का भी नहीं है, इन बिटवीन आप ये कह सकते हैं फर्स्ट एंड थर्ड इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर को कंटिन्यू कर रहा है। तो ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ। अब उसके बाद में साइटोक्रोम BC1 ये कॉम्प्लेक्स है, तो इलेक्ट्रॉन्स का ये मोमेंट रहा, और फाइनली इलेक्ट्रॉन्स पेरिफेरल मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर। अब साइटोक्रोम C भी देखिए मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर है, तो यहां मैं एक और लिख रहा हूं साइटोक्रोम C। दिस साइटोक्रोम C इज द पेरिफेरल मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर, मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर, पेरिफेरल मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर, और साइटोक्रोम A3 से होते हुए कॉपर सेंटर को आ गया। NADH को ऑक्सीडाइज आपने करवा दिया, अब आपको FADH को ऑक्सीडाइज करवाना है। तो
FeDH को ऑक्सीडाइज करवा लेते हैं। देखिए ये ऑक्सीडाइज होगा FeDH2, ये आप कहेंगे FeD प्लस H+। तो यहां से इसमें भी हम कह सकते हैं FeD को, एक मिनट, FeD को उसके बाद फेरस सल्फर आयंस को, ये इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हुआ, ये लीजिए। और यहां से भी देखो क्या होगा, यूबी क्विनोन को ये ट्रांसफर होंगे। यूबी क्विनोन जो है उस यूबी क्विनोन से आप कहेंगे UqH2। तो देखो यहां भी हमने यूबी क्विनोन का दिखाया था ऑक्सीडेशन रिडक्शन, और कॉम्प्लेक्स थर्ड और सेकंड के बीच भी हम दिखा रहे हैं यूबी क्विनोन का ऑक्सीडेशन रिडक्शन। और इससे फाइनली इलेक्ट्रॉन्स जो यूबी क्विनोन है, इससे इलेक्ट्रॉन्स आप ये कह रहे हैं ये जा रहे हैं साइटोक्रोम बी को, ये इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम बी को जा रहे हैं। साइटोक्रोम बी से आपको पता है FeS, साइटोक्रोम C1, और साइटोक्रोम C1 से फिर साइटोक्रोम C जो पेरिफेरल मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर है, और वहां से कॉम्प्लेक्स नंबर 4 को। तो मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर कौन सा कहां एक्ट कर रहा है पहले तो उस पर मार्क करते हैं। देखिए यूबी क्विनोन UQ और कोएंजाइम Q, ये इलेक्ट्रॉन कैरियर कहां कहां है, तो आप ये कह सकते हैं कॉम्प्लेक्स फर्स्ट और थर्ड के बीच, ठीक है, और इसके अलावा कॉम्प्लेक्स सेकंड और थर्ड के बीच। कॉम्प्लेक्स फर्स्ट से थर्ड को ट्रांसफर करता है इलेक्ट्रॉन, और कॉम्प्लेक्स सेकंड से भी थर्ड को ट्रांसफर करता है। तो ओवरऑल ये क्लियर हुआ, कॉम्प्लेक्स फर्स्ट से इलेक्ट्रॉन्स कॉम्प्लेक्स सेकंड को नहीं जाते हैं। ये सीक्वेंस में इनको आगे पीछे लिखने का मतलब भी यही है, कॉम्प्लेक्स फर्स्ट से कॉम्प्लेक्स सेकंड को कभी नहीं जाते हैं, कॉम्प्लेक्स फर्स्ट से भी थर्ड को जाते हैं, और कॉम्प्लेक्स सेकंड से भी किसको जाते हैं, थर्ड को। और इस कॉम्प्लेक्स थर्ड से जो साइटोक्रोम C है, ये पेरिफेरल मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर है, तो ये किस किस के बीच हुआ, ये आप कह सकते हैं कॉम्प्लेक्स थर्ड से कॉम्प्लेक्स 4 के बीच मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर रहा, ठीक है। मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर कहां कहां रहा, कॉम्प्लेक्स फर्स्ट और थर्ड के बीच, कॉम्प्लेक्स सेकंड और थर्ड के बीच, और इसके अलावा कॉम्प्लेक्स थर्ड और फोर्थ के बीच। ये मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर्स यहाँ एक्ट करते हैं, काम करते हैं। इनका भी एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन हम पढ़ेंगे, एनसीईआरटी ने लिखा है, एनसीईआरटी का पूरा मैटर मैं एक्सप्लेन करूंगा कैसे हुआ। तो देखिए इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पर सबसे पहले NADH ऑक्सीडाइज होता है। ये जो NADH का ऑक्सीडेशन होता है, ये NADH यहाँ ऑक्सीडाइज होता है, ये NADH एग्जैक्टली ऑक्सीडाइज होने से जो इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करता है, तो इसके जो कंपोनेंट्स हैं या जो कॉम्प्लेक्स के कंपोनेंट्स हैं, ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस को परफॉर्म करते हैं। जैसे देखो हमने जो मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर है उनका ऑक्सीडेशन रिडक्शन यहाँ शो किया है, मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर्स का आपने ऑक्सीडेशन रिडक्शन शो किया है, ठीक है। मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर्स का ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस आपने यहाँ शो कर रखा है, ठीक है। ये अगर क्रॉस में थोड़ा कहीं आपको कंफ्यूजन है तो मैं इनको इस सीक्वेंस में लिख देता हूं, आप साइटोक्रोम BC1 इस तरफ से लिखना शुरू कर दें, ठीक है ना, किसी तरीके का कंफ्यूजन बच्चों को नहीं रहे, ये पूरा एफर्ट हम कर रहे हैं। तो देखो मैं सिर्फ इतना सा चेंज कर रहा हूं, साइटोक्रोम B FeS एंड साइटोक्रोम C1, ये लो, इधर से इधर मैंने कंपोनेंट्स को लिखा है सिर्फ। इससे बेनिफिट क्या होगा, इससे ये जो एरो आपके क्रॉस कर रहे हैं ये क्रॉस नहीं करेंगे, ये लो, ठीक है। तो ये यूबी क्विनोन जो है फाइनली, अब देखो मैं सीक्वेंस प्रॉपर डिस्कस कर रहा हूं, कहां से कहां इलेक्ट्रॉन गया। आप ये देखिए NADH ऑक्सीडाइज हुआ, NADH के ऑक्सीडाइज होने से FMN FeS को, FeS से यूबी क्विनोल, UqH2 को यूबी क्विनोल बोला जाता है। यहां से इलेक्ट्रॉन आप कहेंगे साइटोक्रोम C1, साइटोक्रोम C1 से आप कहेंगे FeS, FeS से आप कहेंगे साइटोक्रोम B, और साइटोक्रोम B से आप देखिए ये कह देंगे साइटोक्रोम C कॉम्प्लेक्स में चले गए, साइटोक्रोम C मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर को चले गए, तो ये कॉम्प्लेक्स थर्ड से इस मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर को दे दी गई। इसी तरीके से यहां कॉम्प्लेक्स सेकंड के साथ FeDH ऑक्सीडाइज हुआ, इसके ऑक्सीडाइज होने से इलेक्ट्रॉन्स FeD के बाद FeS के बाद यही देखिए यूबी क्विनोन को दे दिए गए। फाइनली ये
देखिए रिडक्शन में चला जाएगा, ऑक्सीडेशन रिडक्शन UqH2 और यहां से इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर कर दिए जाएंगे साइटोक्रोम बी को। और साइटोक्रोम बी जो है, इस साइटोक्रोम बी से आपने ये पढ़ रखा है ये इलेक्ट्रॉन्स कहां ट्रांसफर हो रहे हैं, ये साइटोक्रोम बी से इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो रहे हैं साइटोक्रोम सी को। साइटोक्रोम सी से साइटोक्रोम ए, साइटोक्रोम A3 और फाइनल इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन। अब यहां बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, पीछे आपने डिस्कस किया भी है, दिस मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन इज द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। O2 या फिर ऑक्सीजन आप कहेंगे, दिस O2 इज द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, या ये फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर भी है। मैंने इंट्रोडक्टरी जो लेक्चर्स थे उनमें ये कहा था आपको कि ऑक्सीजन सिर्फ टर्मिनल ऑक्सीडेंट की तरह एक्ट करती है, तो आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगी ये बात। ग्लाइकोलाइसिस को हमने कहा कंप्लीटली O2CO2 इंडिपेंडेंट है, एरोबिक और एनारोबिक दोनों में कॉमन होता है, तो उसको छोड़ दीजिए आप। एरोबिक रेस्पिरेशन शुरू हुआ माइटोकॉन्ड्रिया में एसिटाइल कोएंजाइम के बनने से, और जैसे ही माइटोकॉन्ड्रिया में एसिटाइल कोएंजाइम बना, एसिटाइल कोएंजाइम बनने का मतलब आप ये कहेंगे कि अब एरोबिक रेस्पिरेशन का प्रोसेस शुरू हुआ, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन हुआ और उसके बाद में क्रेब्स साइकिल चल पड़ा। क्रेब्स साइकिल में जो इंटरमीडिएट बने हैं वो ETS के थ्रू ऑक्सीडाइज हो रहे हैं, ठीक है। तो आपको इंटरेस्टिंग बात ये लगेगी कि ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन क्रेब्स साइकिल में कहीं भी ऑक्सीजन का डायरेक्ट कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं आया है, जबकि वहां आपने कहा NADH और FADH बनेंगे, मेजर पाथवे है क्रेब्स साइकिल एनर्जी जनरेट करने का, एरोबिक रेस्पिरेशन का मेजर पाथवे है, लेकिन कहीं भी ऑक्सीजन का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं देखा गया। ऑक्सीजन का इन्वॉल्वमेंट सिर्फ और सिर्फ यहां होता है जहां ऑक्सीजन टर्मिनल ऑक्सीडेंट की तरह एक्ट करती है, और टर्मिनल ऑक्सीडेंट की तरह एक्ट करते हुए ये पूरे प्रोसेस को रेगुलेट कर रही है। कैसे कर रही है पूरे प्रोसेस को रेगुलेट? यहां से इलेक्ट्रॉन्स का जो ट्रांसफर होगा, ये इलेक्ट्रॉन फाइनली इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर तक जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है फाइनल, ऑक्सीजन इज द फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, इस फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर तक इलेक्ट्रॉन जाएगा। इसी तरीके से FADH ऑक्सीडाइज हुआ तो भी आप ये कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन यहां फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर तक ट्रांसफर हुआ। तो अब फिर से एक बार एक सीक्वेंस हम चेक कर लेते हैं, स्टूडेंट्स आप इस पे फोकस करें। फर्स्ट द NADH डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स, बहुत ध्यान से सुने, आपको बहुत आराम से समझ आएगा। NCERT का जो डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन है उसके अकॉर्डिंग ही मैंने इसको लिखा है, जिससे ज्यादा दिक्कत आपको नहीं हो। NADH डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स, इसके साथ FADH ऑक्सीडाइज हुआ, इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, हम सिर्फ इलेक्ट्रॉन का पाथ एक बार डिस्कस कर रहे हैं, उसके बाद हम प्रोटॉन की पंपिंग की बात करेंगे। तो ये FMN, FES, यूबिक्विनॉल, साइटोक्रोम C, FES, साइटोक्रोम B से साइटोक्रोम C जो पेरिफेरल मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर है, इसको होते हुए साइटोक्रोम A, साइटोक्रोम A3, कॉपर और आपने कहा फाइनली मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन। तो NADH के ऑक्सीडाइज होने से ये इलेक्ट्रॉन्स का ट्रैक रहा एक। अब FADH के ऑक्सीडाइज होने से इलेक्ट्रॉन्स का ट्रैक क्या रहता है? देखिए FADH ऑक्सीडाइज हुआ, सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज जो एंजाइम कॉम्प्लेक्स है, आप ये कह रहे हैं सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स की प्रेजेंस में ये होता है, या इस कॉम्प्लेक्स के साथ ये प्रोसेस होता है FADH के ऑक्सीडेशन का। तो यहां देखिए सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो FAD को ट्रांसफर किए गए, FAD से FES से वो ही यूबिक्विनॉन और यूबिक्विनॉल। तो मैंने पहले भी क्लियर किया है, यूबिक्विनॉन या कोएंजाइम Q आप कह सकते हैं, इलेक्ट्रॉन कैरियर कह रहे हैं, दिस इज द मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर इन बिटवीन कॉम्प्लेक्स फर्स्ट एंड कॉम्प्लेक्स थर्ड, इन बिटवीन कॉम्प्लेक्स सेकंड एंड कॉम्प्लेक्स थर्ड। फर्स्ट और सेकंड के बीच कभी नहीं होगा, फर्स्ट और थर्ड के बीच होगा, सेकंड और थर्ड के बीच होगा। यहां से यूबिक्विनॉल के थ्रू ये साइटोक्रोम B को आए, और साइटोक्रोम B जो कॉम्प्लेक्स नंबर थर्ड है, इस साइटोक्रोम B से आप ये कह सकते हैं फाइनली ये ट्रांसफर हो रहे हैं कहाँ, ये फाइनली ट्रांसफर हो रहे हैं साइटोक्रोम C जो पेरिफेरल मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर है, और फाइनली ये भी साइटोक्रोम A, A3 कॉपर और उसके अलावा फाइनल एक्सेप्टर ऑक्सीजन तक पहुंच गए। तो ये दोनों जो ऑक्सीडेशन प्रोसेस हो रहे हैं, इन ऑक्सीडेशन प्रोसेस के थ्रू ये दोनों का इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर का ट्रैक था। और स्टूडेंट्स ये बहुत पहले मैंने क्लियर किया था, कॉम्प्लेक्स फर्स्ट से कॉम्प्लेक्स 4 जो है वो एग्जैक्टली एक्सप्लेन कर रहा है ETC, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ETC या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को ही एक्सप्लेन कर रहा है, क्लियर है? अब उसके बाद अगला देखिए आप, यहां इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के साथ साथ प्रोटॉन की पंपिंग को हमें क्लियर करना है कि प्रोटॉन की पंपिंग कैसे हुई। तो देखो जैसे ये NADH ऑक्सीडाइज होता है, अब NADH ऑक्सीडाइज हुआ, इस NADH से
फाइनली प्रोटॉन्स की पंपिंग होगी। तो एनसीईआरटी 4H+ यहां मेंशन करती है। इस 4H+ को समझिए आप, या पहले मैं मार्क कर देता हूं, देखिए इससे 4H+ मेंशन किया गया है। इसी तरीके से कॉम्प्लेक्स थर्ड से भी 4H+ मेंशन किया गया है, ठीक है। और कॉम्प्लेक्स 4 से आप कह सकते हैं मेंशन किया गया है 2H+, ठीक है। 4H+, 4H+, 2H+, इनका कैलकुलेशन समझिए आप। इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होने के साथ साथ प्रोटॉन्स की पंपिंग हो रही है। अब इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होने के साथ साथ प्रोटॉन्स की जो पंपिंग है, ये प्रोटॉन्स की पंपिंग कैसे हुई? तो देखो स्टूडेंट्स, जैसे ही ये ऑक्सीडाइज होता है, इस कॉम्प्लेक्स पे NADH का ऑक्सीडेशन होता है। NADH का ऑक्सीडेशन होते ही इलेक्ट्रॉन मूव करना शुरू कर देता है। आपने कहा इलेक्ट्रॉन यहां से फाइनल एक्सेप्टर ऑक्सीजन तक जाएगा। तो जब इलेक्ट्रॉन यहां से फाइनल एक्सेप्टर ऑक्सीजन तक जाएगा, तो ये जो कंपोनेंट्स हैं, जितने सारे कॉम्प्लेक्सेज और जितने सारे कॉम्प्लेक्सेज के कंपोनेंट्स हैं, वो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस को परफॉर्म करेंगे। तो यहां कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स होते हैं, उन स्पेसिफिक पॉइंट्स को ये एक्टिवेट कर देते हैं। जैसे पॉइंट फर्स्ट ये है, पॉइंट सेकंड ये है, और पॉइंट थर्ड आप कह सकते हैं ये है, ठीक है। ये स्पेसिफिक पॉइंट्स एक्टिवेट हो जाते हैं, जो बेसिकली प्रोटॉन पंप हैं। मैं फिर कह रहा हूं, देयर द पंपिंग ऑफ प्रोटॉन्स फ्रॉम माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स टू, मैं लिख रहा हूं पंपिंग ऑफ प्रोटॉन्स। एक एक्टिविटी आपने यही पढ़ी थी, मैंने फ्लो चार्ट बनाया था, पंपिंग ऑफ प्रोटॉन्स फ्रॉम माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स टू PMS, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स से पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में प्रोटॉन्स की पंपिंग है। तो इस पंपिंग के लिए कुछ पॉइंट्स हमने डिस्कस किए। देखिए, एक NADH डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट है, एक साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स नंबर थर्ड है, और एक साइटोक्रोम ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स नंबर 4 है। अब स्पेसिफिकली ये जो पंप होते हैं, ये पंप देखिए हाई एनर्जी स्टेट वाले होते हैं, जिससे प्रोटॉन्स की पंपिंग माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स से कहां करवा सकें, दूसरी तरफ करवा सकें। तो इसमें क्या हुआ, जैसे ये ऑक्सीडाइज होना शुरू होता है, ऑक्सीडाइज होना शुरू होगा तो NADH के ऑक्सीडाइज होने से 2H+ तो यहां पंप कर जाएंगे। लेकिन ये 2H+, रिमेनिंग 2H+ कहां से आए? ये पंप एक्टिव होते ही आप कहेंगे कि यहां माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स से वो H+ को पिक करता है और इस पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में ट्रांसफर कर देता है। तो यहां ऑक्सीडाइज भी हो रहा था, और ये आप कहेंगे ऑक्सीडाइज होने के साथ साथ NADH ऑक्सीडाइज हो रहा है, इस NADH के ऑक्सीडाइज होने के साथ साथ ये पंप एक्टिव हो जाता है, और इसके एक्टिवेशन से माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स से H+ आयंस, H+ आप कह सकते हैं जो प्रोटॉन्स हैं, उनको पिक किया जाता है और उनको फाइनली ट्रांसफर कर दिया जाता है कहां? PMS में, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में। इसी तरीके से कॉम्प्लेक्स थर्ड के साथ भी आप देखिए, कॉम्प्लेक्स थर्ड जो है, इस कॉम्प्लेक्स थर्ड के साथ आप ये कहेंगे 4H+। तो 4H+ यहां कहां से आए? FADH ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो इस FADH के यूबिक्विनोन से इलेक्ट्रॉन इसको ट्रांसफर हो रहा है। तो इसके ऑक्सीडाइज होने पर ये जो H+ आयंस है वो इसके थ्रू ये पंप करता है, ठीक है। तो FADH ऑक्सीडाइज हुआ, FADH के ऑक्सीडाइज होने से 2H+ इसने पंप किए। और आप ये कह सकते हैं ये भी बिल्कुल प्रोटॉन पंप एक्टिवेशन में आ गया, तो यहां से माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स से पिक करेगा और दूसरी तरफ डाल देगा। तो जहां जहां NADH और FADH के ऑक्सीडेशन से प्रोसेस रेगुलेट हो रहा है, वहां वहां देखिए हमने लिखे हैं 4H+। अब एक डाउट स्टूडेंट्स को ये रहता है कि आप FADH2 के ऑक्सीडेशन की बात तो कॉम्प्लेक्स सेकंड के साथ कर रहे हैं, जबकि पंपिंग आप कॉम्प्लेक्स थर्ड के साथ बता रहे हैं। तो देखो कॉम्प्लेक्स सेकंड एग्जैक्टली इसी को ट्रांसफर करता है, ये जो पंपिंग है वो इसी के थ्रू होती है, ठीक है। ये जो प्रोटॉन्स की पंपिंग है वो उसी के थ्रू होती है। मैं यहां से यहां एरो लगा के भी इसको लिख सकता हूं कि ये यहां से यहां पंपिंग हुई। तो कॉम्प्लेक्स फर्स्ट और कॉम्प्लेक्स थर्ड के थ्रू 4H+ ट्रांसफर हुए। एंड फाइनली अब देखिए, साइटोक्रोम A3 कॉम्प्लेक्स जो है वो भी प्रोटॉन पंप है, लेकिन यहां किसी भी तरीके का NADH और FADH ऑक्सीडाइज नहीं हो रहा है, तो सिंपली ये प्रोटॉन पंप अपने आप में इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफर के कारण एक्टिवेट है। जब इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हो रहा होगा तो उसको बैलेंस करने के लिए ये क्या करेगा? 2H+ पंप कर देगा, ठीक है। सो ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, समझिए आप, ये जो कंपोनेंट्स हैं इनके ऑक्सीडेशन और रिडक्शन प्रोसेस से, ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ oxidation and reduction, there is the transfer of electrons, and just after the transfer of electrons, there will be the pumping of protons,
टू मेंटेन और क्रिएट द बैलेंस। इन कॉम्प्लेक्सेज का ऑक्सीडेशन रिडक्शन होगा, इनसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा तो प्रोटॉन की पंपिंग भी होगी। अब फाइनली कंक्लूड कर रहा हूं 4H+ और 2H+ का क्या डिफरेंशिएशन है। 4H+ जहां से जा रहे हैं वहां आप ध्यान रखें, जो एनर्जी इंटरमीडिएट है NADH और FADH ये ऑक्सीडाइज हो रहे हैं। जैसे ये ऑक्सीडाइज होना शुरू होगा, जैसे देखो मान लो एक बार FADH2 को भूल जाओ, आप छोड़ दो FADH2 कुछ भी नहीं है, ठीक है, तो क्या होगा, NADH ऑक्सीडाइज हुआ, यहां से NADH के ऑक्सीडाइज होने से 2H+ जाते ही हैं, और आप कह सकते हैं स्पॉन्टेनियसली ये प्रोटॉन पंप एक्टिव हो जाता है। तो एक्टिव होगा तो कंटिन्यूसली यहां से ये 2H+ को पिक करेगा और इस तरफ डाल देगा, तो 4H+ ट्रांसफर हुए। अब आगे अगर FADH2 ऑक्सीडाइज भी नहीं होता है तब भी आप ये कहेंगे 2H+ यहां से पंप करेंगे, जैसे यहां से 2H+ पंप कर रहे हैं, यहां कुछ भी ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा है लेकिन फिर भी 2H+ पंप कर रहे हैं। इसका मतलब एक यहां से इसके ऑक्सीडाइज होने से पूरे ETC में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कंटिन्यू शुरू हो जाता है, और वो जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर है उससे फर्दर जो प्रोटॉन पंप है वहां से पेयर ऑफ प्रोटॉन पंपिंग में चला जाता है। अब FADH ऐड कर दो आप, FADH ऐड करते हमने कहा यहां से पहले 2H+ होना चाहिए था, अब क्या हुआ 4H+। तो किसी भी इनिशियल स्टेट का, इसकी बात हम करें, इनिशियल स्टेट का ऑक्सीडेशन शुरू होते ही इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफर से जो प्रोटॉन पंप है वो एक्टिव हो जाते हैं और माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स से कंटिन्यूसली प्रोटॉन्स को पिक करते हैं और PMS में डाल देते हैं। जैसे एक और एग्जांपल हम बात करते हैं, इसको छोड़ दो आप NADH को, हम सिर्फ FADH के ऑक्सीडेशन की ही बात करें, तो देखो FADH का ऑक्सीडेशन जब होगा तो ये इस कॉम्प्लेक्स थर्ड के थ्रू इसको एक्टिव करते हुए 2H+ पंप करवा देगा। एक्टिवेशन में जैसे ही आएगा, एक्टिवेशन में आते ही आप ये कह सकते हैं यहां से माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स से प्रोटॉन्स पंप करेंगे और आगे इसमें इलेक्ट्रॉन जाएगा तो इससे भी प्रोटॉन्स पंप कर जाएंगे। तो ओवरऑल जो प्रोटॉन्स यहां पंप कर गए, ये जो प्रोटॉन्स यहां पंप कर गए हैं, इन प्रोटॉन्स के एक्यूमुलेशन से आप कहेंगे इस तरफ बना प्रोटॉन ग्रेडियंट। क्या बना? प्रोटॉन ग्रेडियंट। क्लियर? अब कॉम्प्लेक्स नंबर 5 को यूज करते हैं। देखिए ये प्रोटॉन ग्रेडियंट, ये प्रोटॉन ग्रेडियंट, ये सारे H+ जो हैं वो PMS में प्रेजेंट हैं। ये पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस मैंने इस तरफ लिख रखा है। अब देखिए यहां से क्या होगा, ये प्रोटॉन्स इधर मूव करेंगे 2H+ और ATPase की प्रेजेंस में एडिनोसिन डाइफॉस्फेट और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जो है वो बाइंड हो जाएंगे और ये बनेगा ATP, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, F1 पार्टिकल के थ्रू H+ यहाँ ट्रांसफर हो रहे हैं। अब ये भी अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग है, ये ATPase एंजाइम कॉम्प्लेक्स जो है वो F1 पार्टिकल में प्रेजेंट होता है, इसको आप हेड पीस बोलते हैं, और जो टेल पीस है इसका वो इस मेम्ब्रेन में एम्बेडेड होता है। F1 जो है वो हेड पीस में प्रेजेंट होता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, यहाँ जैसे ही H+ आयन आता है तो ये जो कॉम्प्लेक्स है, ये कॉम्प्लेक्स इस टनल में से, ये जो टनल है इस टनल में से H+ आयंस को यहाँ मूव करवा देता है और H+ आयंस के यहाँ आने से ATP बनता रहता है। क्लियर? तो देखो दो अलग अलग पार्ट मैंने एक फ्लो चार्ट में आपसे डिस्कस किए थे, उनमें आपने कहा था इनिशियली देयर इज द पंपिंग ऑफ प्रोटॉन्स फ्रॉम माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स टू PMS, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स टू PMS, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स टू PMS, बट फाइनली the transfer of protons from PMS to, ये पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस है, PMS to आप कहेंगे माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। PMS से माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में आ गया, और PMS से माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में आने का मतलब यहाँ किसका फॉर्मेशन हो गया? ATP का। अब आपको ये भी क्लियर होना चाहिए कि यहाँ ATP फॉर्मेशन के लिए जो ATPase कॉम्प्लेक्स है इसमें ATP सिंथेज एंजाइम की जो प्रेजेंस है वो होगी, ATP सिंथेज ये प्रेजेंट है जो ATP का फॉर्मेशन करवा देता है। क्लियर? सो स्टूडेंट्स, ये आपके पास इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम की डिटेल है। जो स्टूडेंट्स को डाउट होते हैं बेसिकली वो 2 से 3 ही हैं। आप इसको पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका आपके पास ये है, NADH को ऑक्सीडाइज करवाइए और फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर तक उसका सीक्वेंस देखिए। FADH को ऑक्सीडाइज करवाइए और फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर तक उसका इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर का सीक्वेंस या आप ट्रैक देखिए। फिर आपको ये स्पेसिफिकली पता होने चाहिए कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होने से
प्रोटॉन्स की पंपिंग होती है। तो प्रोटॉन पंपिंग के आपके पास 3 स्पेसिफिक पॉइंट्स हैं, दिस पंप, दिस विल बी द पंप एंड दिस विल बी द पंप। यहाँ से प्रोटॉन्स का जो ट्रांसफर होता है वो कैसे होता है, तो इनिशियल पंप के एक्टिव होने से इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर फर्दर होना शुरू हो गया, या यहाँ ऑक्सीडेशन होने से इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर कंटिन्यू हो गया। ऐसा होने पर आगे के पंप्स को भी ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर एक्टिवेट कर देगा। तो यहाँ सिर्फ अगर NADH जो है उसी को ऑक्सीडाइज आप करवाएंगे तब भी यहाँ से 2H+ और 2H+ पंप होते रहेंगे। क्लियर? यहाँ सिर्फ FADH को आप पंप करवाएंगे तो इसको छोड़ दीजिए, ये एक्टिवेट रहेगा और उसके आगे वाला कॉम्प्लेक्स एक्टिवेट रहेगा, क्योंकि फाइनली फर्स्ट से थर्ड और सेकंड से थर्ड अल्टीमेटली सब फोर्थ के पास जाना होता है। तो ये इस तरीके से आपके पास ATP फॉर्मेशन का प्रोसेस है, जिसको आप पढ़ते हैं मैकेनिज्म ऑफ ETS। ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको आराम से NCERT से आप डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप अगर हम चलें तो बहुत इजीली ये क्लियर हो जाता है। उसके बाद मैं NCERT का जो मैटर है उसको डिस्कस करूंगा और उससे रिलेटेड कुछ और रेफरेंसेज जो है वो मैं क्लियर करूंगा। ये है स्टूडेंट्स ETS। सो स्टूडेंट्स NCERT अब डिस्कस कर लेते हैं हम। ठीक है, ETS इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो NCERT ने लिखा है मैं उसको पढ़ भी रहा हूँ और एक एक स्टेटमेंट आपको क्लियर इसका होना चाहिए, फिर कोई दिक्कत नहीं आती है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम ETS एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। क्लियर? तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है वो ये कंप्लीट है। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन का प्रोसेस क्या है? द प्रोसेस बाय विच द फॉर्मेशन ऑफ ATP टेक्स प्लेस बिकॉज ऑफ द ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस। ऑक्सीडेशन रिडक्शन एनर्जी के कारण ATP का फॉर्मेशन होता है, उसको आप ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कहते हैं। यहाँ लिखा है respiratory process are to the release and utilize the energy stored in NADH+ H+ and FADH2। ठीक है, तो ये एग्जैक्टली आपको ये कहना चाह रहा है, NCERT ने लिखा है कि जो NADH है और FADH2 है, इनमें जो स्टोर्ड एनर्जी है उसको यूटिलाइज करने का प्रोसेस ETS है। इनका ऑक्सीडेशन करवा के ATP बनाने का प्रोसेस ETS है। दिस इज अकम्प्लिश्ड व्हेन दे ऑक्सीडाइज थ्रू द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम and the electrons are passed on the O2 resulting in the formation of H2O। तो देखो इलेक्ट्रॉन्स आपने कहा फाइनली कहां पास हुए? ऑक्सीजन को। अब जैसे इलेक्ट्रॉन्स फाइनली ऑक्सीजन को पास हुए तो आप ये कहेंगे ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन्स पास होते ही, फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर NCERT ने लिखा है ऑक्सीजन, और इसको इलेक्ट्रॉन्स पास होते ही यहां से आप ये कहेंगे यहां प्रोडक्ट बन गया 2H+ 1/2 O2 और ये आप कहेंगे H2O, ये वाटर प्रोडक्ट बन गया। तो ETS जो है उस ETS में प्रोडक्ट क्या आया? H2O। आप कहेंगे ETS के थ्रू H2O या वाटर, जो एग्जैक्टली एरोबिक रेस्पिरेशन का भी हम कह सकते हैं फाइनल रिजल्ट होता है। इससे पहले डिफरेंट स्टेप्स में आप CO2 रिलीज करवा के आए, तो हम 3 बातें ही लिखते हैं। जब एरोबिक रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है तो H2O CO2 ये रिलीज होते हैं और इसके साथ साथ एनर्जी बनती है। तो देखिए ये यहाँ से फाइनली H2। तो हाँ, यहाँ मैं पढ़ रहा था, द मेटाबॉलिक पाथवे थ्रू विच द इलेक्ट्रॉन पासेज फ्रॉम वन कैरियर टू अनदर इज कॉल्ड एज द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। एक इलेक्ट्रॉन कैरियर से दूसरे इलेक्ट्रॉन कैरियर को इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होते हैं। दिस पाथवे इज नोन एज द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम एंड इट इज प्रेजेंट इन द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पर ये लोकेट करता है। Electrons from NADH produced in the mitochondrial matrix during citric acid cycle are oxidized by an NADH dehydrogenase complex। तो देखो सबसे पहले इसने कहा कि जो NADH है सिट्रिक एसिड साइकिल में जो प्रोड्यूस किया गया था, इसका मतलब कहाँ प्रोड्यूस किया गया था? क्रेब्स साइकिल। ठीक है स्टूडेंट्स, क्रेब्स साइकिल में ये प्रोड्यूस किया गया था। ये कह रहा है कॉम्प्लेक्स फर्स्ट है जिसको आप कह रहे हैं NADH डीहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स। इस कॉम्प्लेक्स फर्स्ट के साथ ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा और कॉम्प्लेक्स फर्स्ट के साथ जब ये ऑक्सीडाइज होता है, ठीक है, तो ये क्या करता है? एंड इलेक्ट्रॉन्स आर देन ट्रांसफर्ड टू द यूबीक्विनोन लोकेटेड विद इन द इनर मेम्ब्रेन। यूबीक्विनोन आल्सो रिसीव रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट्स वाया FADH2। तो देखो ये यूबीक्विनोन है UQ। अब यहाँ रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट्स एक वर्ड लिखा है, तो रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट्स का मतलब क्या है? आप कह रहे हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहा है, इलेक्ट्रॉन से रिसीव करता है, मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर है, ऑब्वियस है इलेक्ट्रॉन्स रिसीव ये करेगा तो ये प्रोटॉन्स भी करेगा। एग्जैक्टली मैं ये कह सकता हूं दिस इज द हाइड्रोजन कैरियर। और ये रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट्स है, ये रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट्स किसको कहा जा रहा है? हाइड्रोजन को। तो यहाँ कहा जा रहा है कि जो यूबिक्विनोन है, ये यूबिक्विनोन कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट से भी रिसीव करता है और कॉम्प्लेक्स नंबर
सेकंड से भी रिसीव करता है, कॉम्प्लेक्स फर्स्ट और सेकंड दोनों से रिसीव करते हुए फर्स्ट से थर्ड को ट्रांसफर करता है और सेकंड से भी किसको ट्रांसफर करता है, थर्ड को। तो इसने लिखा है एंड इलेक्ट्रॉन्स देन ट्रांसफर टू द यूबीक्विनॉन लोकेटेड within the inner membrane. Ubiquinone also receive reducing equivalents via FADH2. FADH2 से भी reducing equivalents ही receive करता है, तो FADH2 से reducing equivalents मतलब हाइड्रोजन ये रिसीव करेगा, that is generated during oxidation of succinate in the citric acid cycle. FADH2 कब जनरेट होता है, तो आपने ये पढ़ रखा है, जो सक्सिनेट है ये सक्सिनेट के बनने के प्रोसेस के टाइम FADH2 जनरेट होता है। फिर लिखा है द रिड्यूस्ड यूबीक्विनोन, रिड्यूस्ड यूबीक्विनोन और उसको लिखा है यूबीक्विनोल। तो देखो UQH2 ये मैंने यहाँ लिख रखा है UQH2, ये आप कह सकते हैं रिड्यूस्ड यूबीक्विनोन या फिर इसको आप कह सकते हैं यूबीक्विनोल। इसने लिखा है द रिड्यूस्ड यूबीक्विनोल क्विनोन और यूबीक्विनोल इज देन ऑक्सीडाइज्ड विद द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू साइटोक्रोम C वाया साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स। यूबीक्विनोन रिड्यूस हो गया, ये UQH2, ये रहा UQH2। ये दोनों ही देखिए आप, दोनों जो मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर हमने सेकंड और थर्ड के बीच दिखाया, फर्स्ट और थर्ड के बीच दिखाया, ये अपना इलेक्ट्रॉन जो है वो साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स को ट्रांसफर करते हुए खुद फिर से ऑक्सीडाइज हो जाता है। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन इसका चलता रहता है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन इसका चलता रहता है, ठीक है। तो यहाँ कहा गया देन रिड्यूस यूबीक्विनोल इज देन ऑक्सीडाइज विद द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू साइटोक्रोम C वाया साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स। ये साइटोक्रोम C है जिसको पेरिफेरल मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर आप कह रहे हैं, ठीक है। फिर देखिए स्टूडेंट्स लिखा है साइटोक्रोम C इज ए स्मॉल प्रोटीन अटैच्ड टू द आउटर सरफेस ऑफ इनर मेम्ब्रेन एंड एक्ट एज ए मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर। तो साइटोक्रोम C जो है वो क्या है, हमने लिख रखा है पेरिफेरल मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर, ये लिखा गया इसके लिए, ये बाहर की तरफ प्रेजेंट होता है एंड इट इज द स्मॉल पेरिफेरल मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर, क्लियर। फिर उसके बाद लिखा है ये इनर साइड प्रेजेंट होता है, ठीक है। साइटोक्रोम C की बात की जा रही है। साइटोक्रोम C एक्ट एज द मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर, ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन कॉम्प्लेक्स थर्ड एंड कॉम्प्लेक्स 4, ये मैंने पहले से मेंशन कर रखा है। साइटोक्रोम C पेरिफेरल मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर है और थर्ड से फोर्थ के बीच इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर करता है। कॉम्प्लेक्स 4 रेफर्स टू द साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स, इसको साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स कहते हैं या साइटोक्रोम ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स आप कह सकते हैं, ठीक है। कंटेनिंग साइटोक्रोम A एंड A3 एंड 2 कॉपर सेंटर्स, A और A3 ये देखिए, और आपने लिखा है साथ में 2 कॉपर सेंटर्स ये कंटेन करता है। When the electrons pass from one carrier to another, when the electrons pass from the one carrier to another, complex first to complex 4 in the electron transport chain, they are coupled to ATP synthase for the production of ATP from ADP and inorganic phosphate। वो कह रहा है जब इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स फर्स्ट से कॉम्प्लेक्स 4 को पास होते हैं, द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जब ऐसा होता है, दे आर कपल्ड टू ATP सिंथेज, ये ATP सिंथेज एंजाइम के साथ वो कपल्ड होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ तो प्रोटॉन्स की पंपिंग हुई, ये जो प्रोटॉन्स यहाँ एक्यूमुलेट हुए, ये प्रोटॉन्स फाइनली इस ATP सिंथेज के थ्रू होते हुए पास हुए, और जब ऐसा हुआ तो ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से क्या बन गया, ATP, ठीक है। तो कह रहा है ये the number of ATP molecules synthesized depends on the nature of electron donor, nature of electron donor, कितने ATP बनेंगे ये nature of electron donor पे डिपेंड करता है। तो देखिए यहाँ को डोनर कौन है, NADH ऑक्सीडाइज हो रहा है, FADH ऑक्सीडाइज हो रहा है, दोनों यहाँ डोनर, क्लियर। ये ऑक्सीडाइज हो रहे हैं, यहाँ दोनों डोनर की तरह एक्ट करेंगे। ऑक्सीडेशन ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ NADH गिव्स राइज 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP। NADH का एक मॉलिक्यूल अगर ऑक्सीडाइज होता है, स्टूडेंट्स आपको डिटेल दे रखी है, 1 मॉलिक्यूल ऑफ NADH अगर ऑक्सीडेशन में जाता है 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP बनवा देता है। ये मैंने क्रैब साइकिल में ही कैलकुलेशन आपको सब बता रखा है, ठीक है। FADH जो है उस FADH का एक मॉलिक्यूल ऑक्सीडेशन में जाता है और 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP वहां बनवा देता है। ये दोनों बातें हमने पहले से डिस्कस कर रखी हैं, ठीक है। फिर लिख रहा है ऑल्दो द एरोबिक प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन टेक प्लेस ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। एरोबिक रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस है दैट ऑलवेज टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, बट द रोल ऑफ ऑक्सीजन इज लिमिटेड टू द टर्मिनल स्टेज ऑफ द प्रोसेस। ये मैं बहुत क्लियरली आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं कि देखिए एरोबिक रेस्पिरेशन के प्रोसेस में लिंक रिएक्शन से आप शुरू करिए, जहां पायरुवेट माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर करता है, उसके बाद क्रैब साइकिल पे आ जाइए, जो मेजर पाथवे है, कहीं भी आपको ऑक्सीजन का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखेगा। ETS में टर्मिनल ऑक्सीडेंट की तरह, लास्ट और फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की तरह ऑक्सीजन की प्रेजेंस होगी, ठीक है।
The number of ATP molecules synthesized depend on the nature of the electron donor. Oxidation of one molecule of NADH gives rise 3 molecules of ATP, while the 1 molecule of FADH2 produce 2 molecules of ATP. तो ये तो NADH और FADH से कितने ATP molecules बनते हैं ये क्लियर किया गया है। और फिर फाइनली ऑक्सीजन के लिए लिखा है कि रोल ऑफ ऑक्सीजन जो है वो क्या होगा, लिमिटेड एज द टर्मिनल स्टेज। येट द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज वाइटल, मतलब लिविंग एग्जिस्टेंस को शो करता है, वाइटल से बायोलॉजिकल और लिविंग है। सिंस इट्स डिराइव द होल प्रोसेस बाय रिमूविंग हाइड्रोजन फ्रॉम द सिस्टम। देखो ये आप कह रहे हैं पूरे प्रोसेस को रेगुलेट करता है, मैं बार बार बात कर चुका हूं इस बात की, ये पूरे प्रोसेस को कैसे रेगुलेट करता है, क्योंकि फाइनल इलेक्ट्रॉन रिसेप्टर यही है। फाइनल इलेक्ट्रॉन रिसेप्टर के साथ साथ देखो आपने ये H+, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए द ऑक्सीजन इज द फाइनल इलेक्ट्रॉन रिसेप्टर और हाइड्रोजन रिसेप्टर। हाइड्रोजन रिसेप्टर अगर आप कहेंगे तो ज्यादा करेक्ट है, बिकॉज हाइड्रोजन रिसेप्टर आपने कहा तो ऑब्वियस है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों काउंट हुए, ठीक है। जो ऑक्सीजन है दैट ऑक्सीजन इज द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन रिसेप्टर, हमने यहाँ लिख रखा है। तो इलेक्ट्रॉन रिसेप्टर है, इलेक्ट्रॉन रिसेप्ट करने के साथ साथ H+ भी रिसीव करेगी और फाइनली क्या बनवा देगी, वाटर। सो दिस ऑक्सीजन ड्राइव द होल प्रोसेस, इस पूरे प्रोसेस को ये ऑक्सीजन चलाती है, बिकॉज दिस ऑक्सीजन इज द टर्मिनल फाइनल स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन रिसेप्टर और हाइड्रोजन रिसेप्टर। क्लियर। इसके बाद देखिए लिखा हुआ है यहां, unlike photophosphorylation where it is the light energy that is utilized for the production of proton gradient required for the phosphorylation। देखिए मैंने पहले ही आपको बताया था कि phosphorylation का जो प्रोसेस है वो ATP फॉर्मेशन होता है। अब माइटोकॉन्ड्रिया में जो हो रहा है उसको ऑक्सीडेटिव फोस्फोराइलेशन आप बोल रहे हैं, और क्लोरोप्लास्ट में जो होता है उसको हम फोटोफोस्फोराइलेशन बोलते हैं। तो क्लोरोप्लास्ट में जो ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होता है, क्लोरोप्लास्ट में होने वाला वो जो प्रोसेस है, क्लोरोप्लास्ट में जो होने वाला प्रोसेस ये है वो फोटोफोस्फोराइलेशन कहा जाता है, बिकॉज वहां एटीपी का फॉर्मेशन सनलाइट के थ्रू रेगुलेट हो रहा है। यहां एटीपी फॉर्मेशन का जो प्रोसेस है वो ऑक्सीडेशन रिडक्शन के थ्रू रेगुलेट हो रहा है। क्लियर। ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस के थ्रू ये रेगुलेट हो रहा है, इसलिए इसको हम कहते हैं ऑक्सीडेटिव फोस्फोराइलेशन। द प्रोसेस बाय विच ATPs are formed in mitochondrial inner membrane is called as oxidative phosphorylation. Why? तो आपके पास परफेक्ट आंसर है, एनसीईआरटी ने मेंशन कर रखा है। ये ऑक्सीडेटिव फोस्फोराइलेशन इसलिए है क्योंकि यहाँ एटीपी का जो फॉर्मेशन है वो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस की जो एनर्जी है उसके कारण होता है। इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट ऑक्सीडेशन रिडक्शन के कारण हो रहा है। इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा तो प्रोटॉन की पंपिंग होगी, और फाइनली जो इलेक्ट्रॉन रिसेप्टर और हाइड्रोजन रिसेप्टर ऑक्सीजन है वो H2O बनवा देगा। जो प्रोटॉन्स यहाँ बनेंगे, एक्यूमुलेट होंगे, ये प्रोटॉन्स यूज कर लिए जाएंगे और इनसे क्या बन जाएगा, एटीपी। क्लियर। फिर लिखा है You have already studied about the mechanism of the membrane linked ATP synthesis as explained by the chemiosmotic hypothesis। देखिए ये फोटोसिंथेसिस के चैप्टर में हम आगे बात करेंगे, एनसीईआरटी ने मेंशन कर रखा है क्योंकि सीक्वेंस में वो चैप्टर पहले है। और अब इसमें कॉम्प्लेक्स 5 की बात कर लीजिए सिर्फ आप। कॉम्प्लेक्स 5 आपको दिया गया है ATP synthesis complex 5। This complex consists of the two major components F1 and FO। The F1 headpiece is a peripheral membrane protein complex and contain the site for synthesis of ATP। तो देखो ये मेम्ब्रेन में जो एम्बेडेड है ये FO है, दिस पार्टिकल दिस हेडपीस इज द F1। और ये कह रहा है the F1 headpiece is a peripheral membrane protein complex and contain the site for ATP synthesis of ATP from ADP and inorganic phosphate। FO is an integral membrane protein complex that forms the channel through which protons क्रॉस द इनर मेम्ब्रेन। तो ये FO जो है वो इस मेम्ब्रेन में एम्बेडेड है, तो ये एक तरीके से टनल, मैं जैसे बोल रहा था टनल या चैनल बनाता है, जिससे ये H+ को किसको दे दिया जाता है, इस हेड पीस को। और हेड पीस में ATP सिंथेज प्रेजेंट है जो यहाँ क्या बनवा देता है, ATP। द पासेज ऑफ प्रोटॉन थ्रू द चैनल इज कपल्ड टू द कैटालाइटिक साइट ऑफ F1 कंपोनेंट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ATP। कि ये जो प्रोटॉन्स का यहाँ से पासेज होता है, दिस पासेज ऑफ प्रोटॉन्स इज कपल्ड विद, जुड़ता किसके साथ है, ATP सिंथेज के साथ, जो कहाँ प्रेजेंट है, इस हेड पीस में प्रेजेंट है। और इससे फाइनली क्या बन जाता है, ATP। फॉर ईच ATP प्रोड्यूस 2H+ पासेज थ्रू द FO फ्रॉम द इंटरमीडिएट स्पेस टू द मैट्रिक्स डाउन। देखो हर एक ATP बनाने के लिए यहाँ मैंने लिखा है पेयर ऑफ द प्रोटॉन, ये पेयर ऑफ प्रोटॉन पासेज में जाएगा, कहाँ से कहाँ, PMS से माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में, और PMS से माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में जब ये ट्रांसफर होगा, ठीक है। तो ये लास्ट स्टेटमेंट लिखता है फ्रॉम द इंटरमेम्ब्रेन स्पेस टू मैट्रिक्स डाउन द इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोटॉन ग्रेडियंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात एक है, डाउन टू द इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोटॉन ग्रेडियंट। डाउन क्यों लिखा है, अप क्यों लिखा जाता है, अप लिखा जाता है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के
अगेंस्ट जाने के लिए, अप हिल। ये डाउन लिखा है, डाउन हिल इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट। क्यों? देखिए यहां H+ आयंस एक्यूमुलेट होते हैं, तो इस तरफ PMS की तरफ प्रोटॉन ग्रेडियंट है, यहां H+ आयंस की कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो ये H+ आयन ज्यादा से कम कंसंट्रेशन की तरफ प्रोटॉन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग ये ट्रांसफर हो रहे हैं। सो दिस ट्रांसफर ऑफ द प्रोटॉन्स अकॉर्डिंग टू द प्रोटॉन ग्रेडियंट और अकॉर्डिंग टू द डाउन हिल प्रोसेस, अकॉर्डिंग टू द डाउन इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट, और इससे फाइनली क्या बन जाता है? ATP। तो ये स्टूडेंट्स हमारा लेक्चर नंबर जो 69 था, इसमें ETS के बारे में पूरी डिटेल थी, उसकी मैकेनिज्म थी। अब हम इस प्रोसेस में आगे जो है वो बात करेंगे FOF1 पार्टिकल जो है उसकी एक स्ट्रक्चर और फंक्शन की बेसिक रेफरेंसेज को लेंगे। उसके अलावा इस पूरे ETS में कहाँ इनहिबिटर्स हैं, कौन से सब्सटेंसेज इनहिबिट करते हैं प्रोसेस को, कौन से सब्सटेंसेज जो हैं वो प्रोसेस को रेगुलेट करते हैं। तो एग्जैक्टली जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है उसके रेगुलेशन को मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपसे डिस्कस करूंगा। थैंक यू।